हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आपके न्यूज़पेपर में दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेटें अब घोषित हो चुकी है। फरवरी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाला है, अप्रैल में टीजीटी पीजीटी होगा। और आप लोग इस समय दिन रात एक करिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। और एक खुशखबरी और है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो वास्तव में नेट पीएचडी है, तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की भी जगह आ चुकी है। तो इस समय आप लोग दिन रात एक करिए और इसका आप लोग जरूर लाभ उठाएं। इस बार चूंकि सीटें ठीक ठाक आई हैं, और इसी के संदर्भ में आज हम लोग इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। और इतिहास एक ऐसा विषय है, चाहे वो आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, सभी में महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या इतिहास की ही रहती है। तो आज हम लोग टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर खासतौर उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे दिया है, क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए। आज क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लेके हम आए हैं आप लोगों के बीच में। जैसे दिया है कि किस दिल्ली के सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की। देखो, अब कारण ये है कि कोई भी चीज है जब प्रथम बार होती है तो ये समझो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऐसा सुल्तान जिसने घोड़े दागने की प्रथा चालू की है, यहाँ ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश दिया है, बलबन दिया है, अलाउद्दीन खिलजी दिया है, फिरोज शाह तुगलक दिया। अब घोड़े की दागने की प्रथा की बात करेंगे तब तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। घोड़े की दागने की प्रथा किसने चालू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अब यही चीज अगर हम लोग मुगल काल की बात करेंगे तो मुगल काल में भी एक शासक हुआ था। मुगल काल में कौन शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की परंपरा को चालू किया? तो वहां पर अकबर था। अब देखो, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी में अंतर ये था कि यहाँ पर घोड़े में दो दाग लगाए जाते थे और यहाँ पर एक दाग लगाया जाता था, लेकिन दोनों लोगों ने ऐसा कार्य किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की परंपरा को किसने चालू किया था? अकबर ने। अब इल्तुतमिश के विषय में जान लो कि वास्तव में दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था? तो इल्तुतमिश था। वैसे संस्थापक कौन था? ऐबक था। ठीक है, वैसे कौन था? ऐबक था। बलबन, यह भी अपने समय का बहुत योग्य शासक था। बलबन यानी कि इल्तुतमिश के बाद अगर देखा जाए तो ये बलबन सबसे योग्य शासक। फिर इसके बाद अगर देखा जाए, अलाउद्दीन अपने समय का एक योग्य और कट्टर शासक था। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। पहली चीज, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिण भारत को विजित करने वाला यही शासक था। और इसका जो सेनापति था मलिक काफूर, उसने अधिकतर विजय प्राप्त की थी। फिरोज शाह तुगलक जो था, ये वास्तव में दिल्ली सल्तनत काल का एक योग्य शासक था, जिसने कि दीवाने इमारत भी चालू किया था, दीवाने खैरात भी चालू किया था। और कहा जाए कि पहली बार इसने, फिरोज शाह तुगलक ने, सभी को रोजगार दफ्तर के लिए, यानी कि जो लोग रोजगार हैं उनके लिए रोजगार दफ्तर भी खुलवाए। और दासों की सर्वाधिक संख्या अगर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के समय थी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? दिया है कि तुर्कान ए चहलगानी कौन थे? तुर्कान ए चहलगानी ये कौन थे? 40 तुर्क अमीरों का समूह था, इस्लाम के धार्मिक विशेषक थे, या सुल्तान के अंगरक्षक थे, या इनमें से कोई नहीं? तो ये याद रखना कि तुर्कान ए चहलगानी ये अमीरों का एक समूह था, और इसकी परंपरा किसने चालू की थी? इल्तुतमिश ने। वास्तव में इल्तुतमिश ने 40 तुर्कों का
अपना एक कैबिनेट की भांति एक संगठन का गठन किया, वो उसके विश्वास पात्र होते थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है, क्या दिया है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन दिया है कि इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। अब देखो, इस पे एक फिल्म भी बनी है, इस पर एक फिल्म बन चुकी है, आप लोगों ने देखी भी होगी, कि किसके समय आया। तो दिया फिरोज शाह तुगलक दिया, मोहम्मद बिन तुगलक दिया, अलाउद्दीन खिलजी दिया, गयासुद्दीन तुगलक दिया। जब इन बतूता की बात करेंगे तो ये किसके समय आया था? एमबीटी के समय आया था। ठीक है, मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक जो दिल्ली सल्तनत काल का सबसे योग्य शासक था। इसे पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज, ऐसा कौन एक बार सुल्तान था जो होली और दीपावली में, यानी कि हिंदुओं के त्योहारों में मिलता था। तो यह भी याद रखना कि ये होली और दीपावली के त्योहारों में मिलता था, इससे हिंदुओं से। ऐसा शासक ये था। दूसरी चीज, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के विषय में हमने बताया ही है कि फिरोज शाह तुगलक, इसने जोना खां के नाम से यानी कि शहर बसाया, जौनपुर बसाया था। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बता ही चुके हैं, है ना। और गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक की हत्या किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और क्यों की थी? इसके पीछे कारण था कि जो निजामुद्दीन औलिया था, उस पर 53 उलेमाओं का महाभियोग लगा दिया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तब उसने क्या किया कि अफगानपुर में, दिल्ली के पहले एक जगह है, यहाँ एक अफगानपुर था, ये भी याद रखना, अफगानपुर। अफगानपुर में एक लकड़ी का भवन बनवाता है, और यहाँ दिल्ली, ये दिल्ली है, दिल्ली के पहले एक लकड़ी का भवन बनाया जाता है, और यहीं पर ये लकड़ी के भवन में दबकर गयासुद्दीन तुगलक खत्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूं, ये किसने कहा था? देखो, ये ऐसे व्यक्ति थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि ये राज्य के लिए हित में या अहित में है। जो उन्हें अच्छा लगता था वो वही करेंगे। ठीक है, जो राज्य के हित में होगा, यानी कि रजिया सुल्तान है, फिरोज शाह तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है। ये स्टेटमेंट किसका है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पीसीएस में, आईएएस में भी आया, टीजीटी पीजीटी तो है ही क्वेश्चन कई बार। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये बात कही थी। ठीक, तो ये चीज याद रखना। रजिया सुल्तान के विषय में मालूम ही है, इल्तुतमिश की पुत्री थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली एक मुस्लिम महिला थी, है ना। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है? तो याद दिया है यवनों का धर्म, जैनों का धर्म, और पौराणिक धर्म या बौद्ध धर्म। तो यहाँ याद रखना, पौराणिक जो धर्म था, सबसे ज्यादा विकास गुप्त काल में इसी का हुआ था। ठीक है, गुप्त काल में याद रखना, गुप्तों का पहला संस्थापक था श्रीगुप्त था, फिर घटोत्कच आता है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आता है, फिर समुद्रगुप्त आता है, और समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, और कहा जाए अपने भाई की हत्या भी की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जब शकों को उसने अपनी पत्नी को देने की बात स्वीकार की थी, इसी की वजह से उसने ऐसा किया था। ठीक है, तो जब हम गुप्त पढ़ाएंगे तो उसके विषय में पूरी चर्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन दिया है
कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दिया है अपराजित वर्मन, दिया है नृपतुंग वर्मन, दिया कर्क तृतीय, दिया राजराज प्रथम दिया। तो जो अपराजित वर्मन था ये पल्लव वंश का अंतिम शासक था। नरसिंह वर्मन जो था प्रथम और द्वितीय बहुत शक्तिशाली शासक हुए थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चालुक वंश की राजधानी कहाँ थी। चालुक वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांची दिया है, कन्नौज दिया है, मानखेड़ दिया है, वातापी दिया। तो वातापी याद रखना, ये चालुक वंश की राजधानी है। और कहा जाए चालुक और पल्लो में, यहाँ यहाँ भी याद रखना, चालुक और पल्लो इनका युद्ध भी हुआ था, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चन अभी बताएंगे जब पढ़ाएंगे इसके विषय में। और अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे। दिया है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वीकार कर लिया, क्या सन्यास, किसने सन्यास स्वीकार किया था। तो एक चीज याद रखना, हर्ष दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, पुष्यमित्र दिया है, बिम्बिसार दिया है। पहली बार कोई एक बड़े भूभाग पर शासन किया, पहले बार बड़े भूभाग पर शासन करने वाला कौन था, तो याद रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य था। एक बड़े भूभाग पर शासन किया, क्योंकि पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, लेकिन एक बड़े भूभाग पर शासन करने वाला चंद्रगुप्त ये पूरे बड़े भूभाग पर शासन किया। और कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि जब ये राजा बना तो कभी इसने अपेक्षा नहीं की थी कि हम एक दिन इतने बड़े भूभाग का एक सम्राट बनेंगे। और वास्तव में इसके पीछे कौटिल्य चाणक्य उसका बड़ा योगदान था। उसी ने इसकी तक्षशिला में शिक्षा दीक्षा भी कराई थी, और इसके बाद उसका भी एक उद्देश्य था, क्योंकि उसे घनानंद से बदला लेना था, इसी की वजह से ऐसा उसने किया। और वास्तव में जो उसने सोचा वो किया भी था चाणक्य ने। घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़े भूभाग पर शासन करता है। तो ये चंद्रगुप्त ऐसा व्यक्ति था जिसने कि अपने बेटे बिंदुसार के लिए अपना राजपाट छोड़कर कहाँ चला जाता है, स्वर्ण बेलगोला। ये स्वर्ण बेलगोला चला जाता है, और स्वर्ण बेलगोला में इसने सल्लेखना पद्धति, एक चीज याद रखना कि सल्लेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिया है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। दिया है दंतदुर्ग, दिया है कृष्ण प्रथम, दिया गोविंद थर्ड, दिया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतदुर्ग था। दंतदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और कहा जाए त्रिपक्षी, त्रिपक्षी संघर्ष अगर बात करेंगे, त्रिपक्षी अगर संघर्ष की बात करते हैं, देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। त्रिपक्षी संघर्ष, अब यहाँ पर ध्यान देना कि त्रिपक्षी, जो त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था ये तीन लोगों के बीच हुआ था। पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे, और राष्ट्रकूट थे। अब देखो पाल और किसके बीच संघर्ष होता था, गुर्जर के बीच, और साथ ये राष्ट्रकूट किसका दे रहे थे, पालों का दे रहे थे। तो ये चीज याद रखना, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि असघोष, असघोष का संबंध था, असघोष गुप्त काल से थे, मौर्य से थे, कुषाण से थे, या वर्धन से थे। तो असघोष का संबंध कुषाण वंश से था। कुषाण वंश का शासक कौन था, कनिष्क। तो कनिष्क के दरबार में ये रहते थे। ठीक है,
कनिष्क के दरबार में रहते थे, और कहा जाए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। बहुत योग्य व्यक्ति थे, है ना। और ये जब चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी उसमें ये उपाध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। तो ये चीज, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं, किसने शुरुआत की, तो कनिष्क ने ही चालू किया था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरुआत करने वाला पहला ऐसा शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कौन गुप्त शासक नहीं था। अब गुप्त शासक कौन नहीं था, देवगुप्त दिया, चंद्रगुप्त दिया है, समुद्रगुप्त दिया है, रामगुप्त दिया। तो याद रखना, देखो देवगुप्त ये कौन गुप्त शासक नहीं था, जबकि ये तीनों गुप्त शासक थे, ठीक है। ये चंद्रगुप्त है, ये भी गुप्त शासक, समुद्रगुप्त और रामगुप्त, ये तीनों गुप्त शासक हैं। ये चीज याद रखना, ये गुप्त शासक है। कहा जाए कि चंद्रगुप्त, अब यहाँ पर दो हुए थे, एक चंद्रगुप्त प्रथम था और एक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक। दूसरी चीज, समुद्रगुप्त बीड़ा वादन में पारंगत थे, और कहा जाए 100 युद्धों का इन्होंने विजेता भी कहा जाता है। रामगुप्त इसी के समय शकों का अटैक हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देखिए भाई, अगला क्वेश्चन दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी। पाटलिपुत्र दिया, मथुरा दिया, प्रयाग दिया, वाराणसी। तो पाटलिपुत्र याद रखना। पाटलिपुत्र का पटना नाम किसने दिया था, तो यह भी याद रखना, ये शेरशाह सूरी ने नाम दिया। शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को यानी कि पटना नाम दिया था। और एक चीज और याद रखना कि पाटलिपुत्र राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था। राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया, तो ये भी याद रखना कि बिम्बिसार हुआ। देखो ध्यान देना, पहले बिम्बिसार, फिर अजातशत्रु, और फिर उदयन। तो ये राजधानी अगर पूछा है सबसे पहले किसने बनाई, तो उदयन ने बनाई। और ये किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था। किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का राजा था जिसने पहली बार राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। और इसके बाद ये काफी समय तक रही है ना। तो नंदवंश के समय भी रही, हर्यक वंश के समय भी रही, शिशुनाग के समय रही है, और मौर्य वंश के समय भी ये राजधानी रही है, ठीक है। तो ये चीज याद आप लोग रखना, एक उद्यान है, उदयन है, एक उद्यान है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। ये कौशाम्बी के राजा था, कहाँ का राजा था, तो ये कौशाम्बी के राजा था, नहीं गड़बड़ कर दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि कुमार देवी, देखो ध्यान देना, कि कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी। अब किस गुप्त शासक की कुमार देवी थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय दिया, समुद्रगुप्त दिया, रामगुप्त दिया है, ये रामगुप्त है, और चंद्रगुप्त प्रथम है। तो ये किसकी पत्नी थी, तो ये कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। पहली बार ऐसा राजा हुआ जिसने राजा रानी प्रकार की सिक्का चलाया था। राजा रानी प्रकार का सिक्का प्राचीन काल में चलाने वाला पहला शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने गुप्त संवत भी चलवाया था। इसने याद रखना 319 में एक गुप्त संवत भी चलवाया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। और कहा जाए पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि माउंटू, ये भी क्वेश्चन कई बार, माउंट के दिलवाड़ा, माउंट आबू पर्वत है, माउंट आबू जो पर्वत था वहां पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था, वो किस वंश से संबंध रखता था। देखो राष्ट्रकूटों ने कराया था, चंदेलों ने कराया था, सोलंकी ने कराया था, या पालशासुर, तो सोलंकी ने कराया, ठीक है। विमल शाह, विमल शाह, इसने
यानी कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो बना है माउंट आबू को, ये किसका मंदिर था? तो जैनों का था, ये जैनों का मंदिर था। तो ये चीज याद रखना। यहाँ पर प्रथम तीर्थकार, प्रथम और 21वें तीर्थकार, इनकी प्रतिमाएं वहां पर मिलती हैं। ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिया है कि महाबलीपुरम में 7 रथों वाला मंदिर किसने बनवाए थे? पांड्य शासक ने, चोल शासक ने, चालुक्य ने या पल्लव ने? तो ये पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन, उसी ने ये मंदिर बनवाए थे। 7 रथों वाले मंदिर अगर कभी भी पूछा जाए तो पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन, उसी के समय ये मंदिर बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिया है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? किसके दरबार में भारत आया था? बिम्बिसार दिया, अशोक दिया, चंद्रगुप्त मौर्य दिया, अजातशत्रु। देखो एक चीज याद रखना कि जब मेगास्थनीज की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। और ये किसका दूत था? तो सेल्यूकस का दूत था। सेल्यूकस, ये सेल्यूकस का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका इसकी एक पुस्तक थी, इंडिका इसकी पुस्तक थी, और उसने ये कहा था भारत में दास प्रथा नहीं है। ये भी इसने कहा था भारत में दास प्रथा नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। बिम्बिसार के विषय में मैंने बताया ही था, हर्यक वंश का संस्थापक था। अशोक के विषय में आप लोग जानते हैं कि ये जो था बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, और अजातशत्रु के विषय में आपको मालूम है कि बिम्बिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। पहली बार प्राचीन काल में एक पितृहंता वंश हुआ था, वो हर्यक वंश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता केंद्र का स्थान कौन सा था? अब दिया वाराणसी था या थानेश्वर था या प्रयाग था या कन्नौज था? देखो एक चीज याद रखना कि हर्षवर्धन जो था, इसकी प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। थानेश्वर राजधानी ये प्रथम राजधानी थी। दूसरी दूसरी राजधानी इसकी ये थी। तो यह शासक जब बना है तो यहीं से ये शासन कर रहा था। इसके पूर्वज जो थे वो थानेश्वर से शासन कर रहे थे। और प्रयाग में ये हर, यानी कहा जाए, 2 सम्मेलन में भाग लिया। और ये इतना दान दिया था कि इसकी जो बहन थी राजश्री ने एक बार इसके पास कुछ भी कपड़ा नहीं बचे, तब राजश्री ने अपने भाई को कपड़े दिए पहनने के लिए। तो इतना दानवीर थे। और कहा जाए कि हर्षवर्धन भी जिस तरीके से कनिष्क, अशोक जो थे, इन्होंने, यानी कि जब धर्म कौन सा ग्रहण कर लिया था इन्होंने? बौद्ध धर्म। तो इन्होंने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। पहले ये शैव धर्म का था, बाद में इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और कहा जाए बहुत दानवीर व्यक्ति थे। ठीक है, यानी कि दानवीर एक राजा। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर रामचरित मानस के रचयिता कौन थे? तो जयदेव दिया, भयभूति दिया, हेमचंद दिया, विल्लड़ दिया है। तो भयभूति को लगाना, उत्तर रामचरित मानस के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पीसीएस आईएएस में भी कई बार आया है। दिया है कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ दिया 78 ईसा पूर्व या 78 ईस्वी या 56 ईसा पूर्व में या 56 ईस्वी में। तो शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो ये कनिष्क के समय की बात है। ठीक है, कनिष्क ने। ठीक, कनिष्क के विषय मैंने बताया था कि पहले यह भी शैव धर्म का था और बाद में इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और इसी के समय चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन भी हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और कहा जाए इसी के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड भी हो गया था।
यानी कि हीनयान और महायान। तो इसने महायान शाखा को ग्रहण किया और कहा जाता महायान की जो शाखा थी ये महात्मा बुद्ध को ईश्वर का रूप मानते थे। ठीक है। और इस समय यानी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार भी हुआ था, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? कालिदास, असघोष, वसुमित्र, हर्षेण। तो यह याद रखना कि असघोष बुद्ध चरित्र के ये लेखक, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो इलाहाबाद में दिया, सारनाथ दिया, लुम्बिनी दिया है, कपिलवस्तु। तो लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। नेपाल की तराई में ये पड़ता है, कहाँ? नेपाल की तराई क्षेत्र में पड़ता है। और कहा जाए इन्होंने 29 वर्ष में घर छोड़ा था, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था। और 29 प्लस 6 यानी कि 35 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रावस्ती या कौशल, कौशल की राजधानी थी। अब मित्रों याद रखना कि श्रावस्ती प्राचीन काल में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला होता था, लेकिन आज वर्तमान में पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता कहाँ है, तो श्रावस्ती में है। ठीक है। और सबसे ज्यादा तो गौतम बुद्ध नगर में है, और सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश की तो श्रावस्ती लगा के आएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अब ज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो भास दिया है, बाण दिया है, कालिदास दिया है, विशाखादत्त दिया। तो अब ज्ञान शकुंतलम कालिदास की ये रचना है। और ये कहा जाए श्रीलंका, श्रीलंका ये भेजा गया, किसने भेजा था? तो चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त के समय गए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये श्रीलंका गए थे। और उनके 9 रत्नों में ये एक प्रमुख व्यक्ति थे, तो ये चीज याद रखना कालिदास को। और इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की थी। एक सूत्र याद रखना, आर एम के वी, आर का स्क्वायर, एम का स्क्वायर। आप सब निकल आएंगे, इससे सारे पुस्तकें निकल आएंगे, आप लोग देखना, नहीं फिर हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो बोध गया, सोमनाथ, सारनाथ, नालंदा। ये सोमनाथ नहीं है। ये सोमनाथ पर 1025 में यानी कि महमूद गजनवी ने अटैक किया था। किसने किया था? महमूद गजनवी ने अटैक किया था, ये चीज याद रखना। बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये चीज आप लोगों को मालूम है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, ये भी याद रखना। नालंदा ये प्राचीन विश्वविद्यालय है। अगर पूछा जाए प्राचीन विश्वविद्यालय तो नालंदा है, लेकिन नालंदा से पहला प्राचीन विश्वविद्यालय तो तक्षशिला है। तक्षशिला सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए तो तक्षशिला है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर नालंदा विश्वविद्यालय है, फिर विक्रम विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, फिर सोमपुर। 4 विश्वविद्यालय याद रखना, और इन 4 में से पूछा जाए तो एक क्रम भी आता है मिलाने का, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि शायर ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी थी? अब दिया पाली दिया, तमिल दिया, संस्कृत, तेलुगु। तो देखो संस्कृत भाषा में टीका लिखी थी, लेकिन उस समय तेलुगु विजयनगर की महत्वपूर्ण भाषा थी। ये विजयनगर के समय की बात है, तो ये चीज याद रखना कि शायर ने अपनी जो टीका लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी थी। ठीक है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित
दिया है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था? सही मार्ग का, दुख भोग का, माध्यम मार्ग का, भूखा रहना। तो ये माध्यम मार्ग का, यानी कि ये हिमायत करता था, सलाह देता। ठीक है, तो ये तारीफ मतलब तारीफ किसकी करता था? माध्यम मार्ग की अपनाया। ठीक है, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि बलवाचार, बलवाचार जिनका जन्म भी याद रखना, जन्म इनका बनारस में हुआ था, वाराणसी में। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये जन्म यहीं पे हुआ था। दिया है किसकी भक्ति गान में प्रचार किया? शिव की, विष्णु की, कृष्ण की, राम की। तो ये कृष्ण की भक्ति करी थी। ठीक है, तो बलवाचार, ये चीज याद रखना। बलवाचार से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अगला भी क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहां पर लोग ज्यादा गलती कर रहे हैं। ये मैच वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए सबसे आसान होते हैं। मैचिंग कभी भी आए कोई भी परीक्षा में, तो आप लोग सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि कौन तुम्हें प्रश्न इसमें आ रहे हैं, पहले उनको आप करिए। जैसे कि अर्थशास्त्र आपको मालूम ही हुई है, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने। फिर इसके बाद महाभाष, तो महाभाष किसने लिखा था? महाभाष पतंजलि। अष्टाध्यायी पढ़ने की, और इसके बाद कौन एक बच्ची? कुमार संभव, तो कालिदास। अब इसको मिला दीजिए, आगे आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे आसान मैचिंग वाले होते हैं। ठीक है, और कथन कारण वाले तो बहुत ही आसान होते हैं। जब हम करवाएंगे तो उसका एक ट्रिक है, वो हम आप लोगों को बताएंगे। सिंध घाटी के निवासियों का, सिंध घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखो, सिंध घाटी सप्ताह, सिंध घाटी सप्ताह में याद रखना कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, बनवाली है, लोथल है, चनोदुड़ो है, धोलावीरा है, रोपड़ है। तो इनका सबका अपना एक है। तो ये जैसे सिंध घाटी सप्ताह है, ये 12,99,600 किलोमीटर में पूरी सभ्यता बसी हुई है। ठीक, अब कहा जाए कि ये सिंध घाटी सप्ताह जो थी, पहली नगरी सप्ताह थी। पहली नगरी अगर सभ्यता की बात करते हैं तो यही थी। ठीक है, तो एक चीज याद रखना। दूसरी चीज, सिंध घाटी सप्ताह में इस समय पूछा गया किस धातु का ज्ञान नहीं? तांबा का हमें था, चांदी का था, और सोना का था, यानी कि लोहे का ज्ञान हमें नहीं था। अब लोहे की बात आती है तो 1000 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में ये कहां पर खोजा गया? तो अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, ये अतरंजी खेड़ा है कहाँ? तो ये यूपी में है। यूपी में किस जिले में? तो एटा में है। और एटा के पास एक पटियाली जगह पड़ती है, पटियाली। यहीं पे जन्म किसका हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ये भी बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है प्रयाग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? दिया है इन सभी में, दिया है झोपड़ियों में, दिया है कंदरा में, दिया मचान में। देखो, झोपड़ी बना का भी रहता था, कंदरा यानी कि गुफा बना लेता था, मचान यानी कि एक ऊपर, जैसे गांव में देखा होगा कि जानवरों की रक्षा करने के लिए, कौवा चिड़ैया रक्षा करने के लिए मचान बनाया जाता, तो उसी पे, तो इन सभी जगह वो रहता था। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? दिया है दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, पूर्वी। तो यहाँ उत्तरी पश्चिमी हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिलाने वाला क्वेश्चन, मैच करने वाला है। ये दिया सूची फर्स्ट, दिया है सूची सेकंड, दिया है, इसको मैच कराना है। देखो, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार की यानी कि इसकी स्थापना की। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो मित्रों, ये रहे आज की क्वेश्चन, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको टीजीटी पीजीटी में तो यहाँ से आना तय ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो भी है वो भी इसको अच्छे से देखना। और जो 22 तारीख का एग्जाम हो रहा है पीसीएस के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में पुनः फिर, और इसी तरीके से अब हम लोग नियमित रूप से क्लास देते रहेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एनकेएस लर्निंग कैंपस को। और मैं इसी तरीके से आपके बीच में वीडियो लेकर आता रहूँगा, इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर।